इस समय मंच पर वो तीन शख्सियत मौजूद हैं जो न केवल राज्य के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दुर्ग की पहचान रही हैं। मेरे साथ तीन महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी अविभाजित मध्य प्रदेश में पटवा सरकार में मंत्री रहे, उच्च शिक्षा जैसे विभाग के। राज्य बना तो फिर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद राज्य में मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। एक संघर्षशील नेता के तौर पर उनकी पहचान है। तो प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ में, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्रेम प्रकाश जी के। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ आवाज मौजूद है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों से विधायक रहने का, सांसद रहने का अवसर इस क्षेत्र की जनता ने उपलब्ध कराया। लोगों से अपनी जिंदगी में एक इलाके से एक चुनाव नहीं जीता जाता है। ताम्रध्वज जी वो विलक्षण व्यक्ति हैं जो अलग अलग इलाकों से भी चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा भी जीत जाते हैं और फिर भी अपने आप को समभाव में रखते हैं। हार में और जीत में, दोनों में, उनमें मैंने कभी फर्क नहीं देखा। ऐसे ताम्रध्वज जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां ताम्रध्वज साहू जी। तीसरा जो शख्स है वो अचंभे के रूप में है। लोग पूरी उम्र में जो उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते हैं, इस शख्स ने आधी उम्र भी पूरी नहीं की और वो उपलब्धियां हासिल कर ली। भिलाई के महापौर रह लिए, प्रेम प्रकाश जी जैसी शख्सियत के ऊपर पार पा लिए। भिलाई में रहते रहते बिलासपुर में जौहर दिखा लिए और देश में भी कब कहां दिख जाए इसका पता नहीं चलता। ऐसे देवेंद्र यादव हमारे बीच में है। जोरदार तालियां देवेंद्र यादव जी के लिए। वो एक पारिवारिक आयोजन में व्यस्त है, पर हमारे आग्रह पर उस पारिवारिक आयोजन को छोड़कर वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं विशेष तौर पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े महत्वपूर्ण चरण पे हैं। हमारे साथ ताम्रध्वज जी भी हैं और प्रेम प्रकाश जी भी हैं। 5 साल जिस सरकार को लेकर बात हो रही थी, उस सरकार का एक वजनदार नाम ताम्रध्वज साहू जी थे। मुकेश जी ने हमारी कोई मदद नहीं की, पर ताम्रध्वज जी शायद मदद कर पाए। 2 साल को लेकर बात होनी है। 5 साल बनाम 2 साल। ताम्रध्वज जी 5 साल में आप क्या कर रहे थे और ये 2 साल में क्या कर रहे हैं? इस अंतर पे कोई दृष्टि है आपकी? आप ज्यादा बिगाड़ रहे थे या ये ज्यादा बिगाड़ रहे हैं? या आप ज्यादा बना रहे थे, ये उससे भी ज्यादा बना रहे हैं? दोनों दृष्टि। सबसे पहले INH और हरी भूमि और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आपने एक सार्थक पहल शुरू की जनता तक जाने का, कि सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं, बनने के बाद क्या काम करती हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आती हैं और उसको आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास आपने किया, उसके लिए आपको बधाई। रही सवाल हमारी 5 साल, वर्तमान के 2 साल, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे 5 साल में जो काम हम लोगों ने किया, जितनी योजनाएं हम लोगों ने बनाई, वो धरातल के लिए बनाई, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बनाई, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, परंपरा के लिए बनाई, छत्तीसगढ़ के खेल कूद, खान पान, रहन सहन, जीवन यापन, किसान, मजदूर, महिला, इनके लिए बनाई। तो उन 5 सालों में जो काम हम लोगों ने किया है, वो काम तो वर्तमान जो सरकार है वो आने वाले 25 साल में भी नहीं कर पाएंगे। वो काम हम लोगों ने किया है। वर्तमान 2 साल की बात आप जो कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है 2 साल में, तो मैं कहूंगा, तो कांग्रेसी के नाते कह रहा हूं, वैसा होगा। गांव गांव में, चौक चौराहे में, चौपाल में किसी अनजान आदमी को भेज दीजिए, वो बैठ के चर्चा चले तो स्पष्ट कहेंगे कि यहां सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इन 2 सालों में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार काम कर रही है,
पर पब्लिक में इंपैक्ट जो जाना चाहिए, जिससे पब्लिक कहे कि सरकार ये काम कर रही है, वो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए 5 साल का मुकाबला इस 2 साल में तो क्या 10 साल में नहीं कर सकते, वो काम हम लोगों ने किया। आपने बड़े कमाल के तरीके से ताम्रध्वज भाई बताया कि क्या कमाल का काम आपने किया, पर हमारी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि इतने कमाल का काम आपने किया, इसके बावजूद भी आप लोगों का काम लग गया। तो आप जैसा अनुभवी राजनेता जब हमारे साथ मंच पर है, तो वो ये बता पाएगा कि नीति के स्तर पर आप बता रहे हो कि हमारी नीति तो बहुत ही शानदार थी, तो फिर क्या चूके? क्या नियत के स्तर पर चूके इसलिए मामला बिगड़ गया? और इस सरकार के संदर्भ में नीति खराब है या नियत खराब है? कहीं तो गड़बड़ होगी। प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं या नेतृत्व, इस पर भी आप कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। पांडे जी बोल रहे हैं या नेतृत्व, हम दो पे ही रह गए थे, नीति और नियत पर। पांडे जी चाहते हैं कि कुछ बात नेतृत्व पर भी हो जाए, तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार थी, उसकी नीति भी बहुत अच्छी थी, नियत भी बहुत अच्छी थी, और नेता भी बहुत अच्छा था। इसके बावजूद ऐसा हो गया। हम लोगों ने अपना काम बखूबी किया। जनता किस नाते से जनता का प्यार हमको नहीं मिला, उस पर हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी चूक न हो। लेकिन एक बात जरूर है, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं, हम लोग कांग्रेस के लोग अपने कामों का प्रचार करने में जरा पीछे हो जाते हैं, भाजपा के लोग दुष्प्रचार करने में बहुत आगे हो जाते हैं। उसका कारण भी है ये हमारी सरकार नहीं बनने का। पर हमारा सवाल आपसे ये है ताम्रध्वज भाई, फिर प्रेम प्रकाश जी के पास आता हूं। नीति भी बढ़िया थी, नियत पर भी दावा कर दिया कि बहुत अच्छी थी, और नेतृत्व तो कमाल का था, आपने बता ही दिया। तीनों चीज इतनी बढ़िया तो भी जनता समझ नहीं पाई, और फिर भी सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, ये कैसे संभव है? उसी बात को तो जानने का अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 साल में भी नहीं जान पाए तो फिर कब उसे करेक्ट करोगे? 2 साल हो गया। 2 साल में काफी जान लिए, पर वो तो चुनाव में दिखेगा ना। तो अब आप बताओ। अभी आज तो चुनाव है नहीं, 2 साल में परख लिए हैं। आज अगर चुनाव हो जाए तो गवर्नमेंट बदल जाएगी, आप निश्चित मान लो। आपने प्रेम प्रकाश जी को क्या समझाया? आपने प्रेम प्रकाश जी को क्या समझाया? आप दावा करो 2 साल के अंदर अब हालात ऐसे हो गए, अभी चुनाव हो जाए, सरकार पलट जाए, प्रेम प्रकाश तो पांडे जी सरकार को बनवाने मैं के लिए बहुत चुनाव अच्छा, कराएंगे। प्रेम प्रकाश पांडे जी को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, काफी सुलझे व्यक्ति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आप ये प्रश्न जब आप उनसे अभी करेंगे ही निश्चित तौर पर कि 2 साल की उपलब्धि बताओ, तो बड़े दुखी मन से बताएंगे, ये बात भी मैं जानता हूं। 5 साल में आप ज्यादा दुखी रहे या 2 साल में प्रेम प्रकाश जी ज्यादा दुखी है? प्रेम प्रकाश पांडे जी। तो पांडे जी, अब सवाल तो मुझे करना था, पर ताम्रध्वज जी ने सवाल खुद कर दिया। 2 साल की उपलब्धियां बताओ भाई। देखिए, पहले तो मैं जो इनने कहा नहीं, और पहले तो ये बताओ कि ये आप दुखी मन से बताओगे या खुश मन से बताओगे? सबको हाजिर नाजिर करके जो कहूंगा सही कहूंगा। जो ये 5 साल की बात कर रहे हैं, देखिए, लोकतंत्र में सरकार जो बनती है वो सामान्य तौर पर तुलनात्मक दृष्टि से देखी जाती है। तो पिछली जब 2018 में हम लोग चुनाव हारे थे, तो निश्चित तौर पे हमारे 15 साल हो गए थे, और आखिरी में कुछ चीजें हुई जिसके कारण हुआ। 5 साल इनको जो अवसर मिला था, उस अवसर में इन्होंने, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं विश्व में एक पूरा डिसऑर्डर एक चल रहा है, एक नेता ट्रंप वाला, जहां चाहे जैसा चाहे कर ले। पिछला 5 साल वैसे ही गुजरा, और मैं ये बोल रहा हूं 2 साल में क्या हुआ ये छोड़ दीजिए, जब जब ये पिछला 5 साल दिखाई देगा, ये 25 साल ये नहीं आने वाले हैं।
मतलब आपका क्या मानना है कि मतलब अजीत जोगी के 3 साल ने आपको 15 साल सत्ता में रखा, भूपेश बघेल जी का 5 साल रहना आपको 25 साल बताएगा? बिल्कुल रखेगा। आप बताओ छत्तीसगढ़ के उस जो नकली एक तो बासी खाने में कितना करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। चम्मच से कौन बासी खाता? शराब के दुकान में 2-2 काउंटर, एक सरकार का और एक ये। अब उसपे तो जो हो रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कौन क्या। क्यों नहीं जा रहे? नहीं, आप तो देख ही रहे, पूरा प्रदेश की जनता देख रही। नहीं, आप 2-2 काउंटर। आप भाजपा के इतने बड़े नेता, इतने प्रखर नेता, और आप भी बोल दिया हम उधर नहीं जा रहे। नहीं, मैं ये नहीं, व्यक्तियों के 2-2 काउंटर का तो सब लोग मान रहे थे और उसका प्रमाण भी हो गया। आज जो है इनके विकास कार्यों की, मैं इनकी पिछली औद्योगिक नीति का भी देख रहा था। उन्होंने कहा था कि उद्योगों में 99 कितने प्रतिशत स्थानीय लोग लगेंगे। अरे उद्योग ही नहीं खुले तो स्थानीय लगेंगे कहां से? तो आप शैक्षणिक इसमें देख लें, पिछले दुर्ग जिला छोड़ दो, आज पिछले 5 साल में एक भी कोई ऐसा एकेडमिक जो है सेक्टर का खुला जिसको हम कह सकते हैं जो खुला उस 15 साल में हम लोगों ने खोला। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, आपके आयुर्वेदिक हो, पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो, चाहे जो भी एकेडमिक है, एनआईटी हो, सब चीज। नहीं पांडे जी, बात तो थोड़ी नहीं पांडे जी, बात तो थोड़ी ईमानदारी से होगी। हाँ, ये जो आत्मानंद स्कूल खुले, हाँ, मैं और सामान्य बच्चों को, अरे बिल्कुल इसी पे बस, आप इतने पे बस छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूं जी। 2017 का शिक्षा विभाग का है, और उस समय 67 विद्यालय खोले गए थे जो सीबीएसई की मान्यता थी, और इनने आकर के उसको क्या कर दिया, पूरा आत्मानंद कर दिया। अब आत्मानंद जी संत तो थे लेकिन और भी थे, नामकरण आत्मानंद जी का कर दिया। अंग्रेजी माध्यम से क्या लेना देना हमको नहीं मालूम, लेकिन अब जो है उसको आपने जो किया है वो आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से जोड़ दिया। सीबीएसई था उस समय, सीबीएसई बोर्ड की जो है वहां पे चल रहा था और उसकी शुरुआत हुई थी, और उसके लिए अलग जो है हम लोग सेपरेट जो है उसका अलग भर्ती करने वाले थे। आपने क्या किया, वो जो हिंदी मीडियम था बोर्ड बदल दिया, ना उसका कुछ नहीं किया, सबसे तो आप वहां पे ले गए हो। तो वो आत्मानंद जी का नाम जरूर चारों तरफ चला, लेकिन बेसिक जो काम था, अगर आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा तो वही रहे हो। अरे पांडे जी, एक बार बताओ, हम बात 2026 में कर रहे हैं, जनवरी 2026, नहीं बात, और आप हमारे को भाषण 2023 के चुनाव का बता रहे अरे नहीं, वो साहू जी ने बोल दिया ना 25 साल से, इसलिए हमने कहा कि जब मान लीजिए आप देखो 2026 तक जो सबसे पहला हुआ है, इस प्रदेश का एक राजनीतिक वातावरण जो है काफी शुद्ध हुआ है। आज से 2 साल पहले हर व्यक्ति, कर्मचारी है, अधिकारी है, एक राजनीतिक तानाशाही कहे, पॉलिटिकल गुंडाइज्म कहे, प्रशासन में बैठा हुआ अधिकारी, थाने में बैठा हुआ थानेदार, हर तरह से वो डरा और भयभीत रहता था। उसे मालूम नहीं रहता था कि ना मालूम आज मैं ये काम करूंगा, कल ही मेरा सवेरे होते होते कहां मुझे फेंक दिया जाएगा। ये एक पहली बार है कि एक राजनीतिक ऐसा वातावरण मिला, प्रशासन में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और जो उनके नियम कायदे हैं उसके अनुसार जो है चल रहा है। जहां तक उपलब्धियों की बात है, निश्चित तौर पे जो सरकार ने वायदे किए थे प्रदेश स्तर पे, उस प्रदेश स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और अभी जो दुर्ग भिलाई के लोगों की एक मांग थी कि हमारे यहाँ आईटी सेक्टर खोला जाए, गजेंद्र यादव जी दुर्ग में उसका शुरुआत भी कर रहे हैं। आईआईटी से लेकर के एक उसका कोलैबोरेशन हुआ है, और उसके अलावा भी आईटी सेक्टर के जो आप देखोगे तो नया रायपुर में भी आ रहे हैं। लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का
निवेश अपने प्रदेश में होने जा रहा है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है। तो मैं इसलिए मानता हूं नहीं, लेकिन हमारे को तो ये पता चल रहा है कि जो भिलाई इलाके में भिलाई स्टील प्लांट के संरक्षण में स्कूल चलते थे उन पे ताले डल रहे हैं। जो एक बढ़िया हॉस्पिटल माने जाते थे उनकी डिस्पेंसरी की भी हैसियत नहीं बच रही है। इसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, प्रेम प्रकाश जी का। बिल्कुल मानना है, भिलाई स्टील प्लांट में जिस दिन 91 में एलपीजी लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये अर्थनीति जब से चालू हुआ तब से ठेकेदारी प्रथा और आपके आउट रिसोर्स करने के काम चालू हो गए। ये 91 से धीरे धीरे स्कूल बंद होते 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 आते गए। समय समय पर जब हम लोग थे तो बहुत सारे स्कूलों को रुकवाया भी, क्योंकि ये बीएसपी मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे जब वो कंपनी में बदल गई तो जो पहले उसकी ड्यूटी होती थी कि सारी चीजें जो सोशल वर्क है, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो धीरे धीरे अपने को कटअप करती गई। अस्पताल का अगर देखें तो अस्पताल भी 2018 के पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने डेवलप किया, लेकिन अब अस्पताल में जो डॉक्टर और नर्सेज हैं वो जिस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर में उनके जो सैलरी है और गवर्नमेंट के जो सेल के सैलरी है वो अलग है, तो वो आउटसोर्स करते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है। और बीएसपी मैनेजमेंट पिछले 7 सालों में, मैं बोल रहा हूं, ये बैठे हैं विधायक जी, तो कि जितना डे टू डे उनका वर्किंग होना चाहिए कि हर 2 महीने में उनको रेगुलेट करना पड़ता है। मैनेजमेंट ऐसे नहीं सुनती है। वो बैठे हैं हमारे महापौर जी, हम लोगों को मालूम है अभी पिछले 7 साल से हो गए ये प्रॉपर्टी टैक्स और इसके झगड़े में लगे हैं। और 2 बार प्रॉपर्टी टैक्स का 91 में और 2007 में हम लोगों ने बैठ करके एक टेबल पे सुलझा दिया, क्योंकि इसको तो आपको उस हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन निकालना। चलो मैं देवेंद्र यादव जी के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले आपकी इस टिप्पणी को समझना चाहता हूं। आपने कहा जब तक हम थे तब तक ऐसा किया, तो आप कहां चले गए? आप तो हमारे साथ अभी भी हैं। थे का मतलब जब सीधे आप रहते हो, बुलाते हो। देखो पिछले 5 साल में अरे भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, अरे तो भाजपा की देश में सरकार है, सुनो, ऐसे पल्ला झाड़ दोगे आप? नहीं झाड़ रहे हैं साहब, हम लोग हैं, लगे हैं, हम ही लोग लगे हैं। किसमें? आज हमारे सांसद जी के नेतृत्व में जो भिलाई स्टील प्लांट की बहुत सारी समस्याएं उसका हल का। अब पहली बात, भिलाई स्टील प्लांट का अस्पताल अभी कहीं नहीं जा रहा, आज के दिन में नहीं जा रहा है। स्कूल की जहां तक बात है, स्कूल पहले भी बंद हुए हैं और वो डे बाय डे बंद होते जाएंगे। वो आउटसोर्सिंग का मामला है। तो जहां तक सवाल है केंद्र सरकार से, तो हमारे सांसद जी यहाँ की बहुत जो समस्या है, एक व्यापारियों की समस्या है, अभी रिटेंशन की समस्या है, आने वाले समय में बाद में जिनको लीज मिला है उनके लीज रिन्यूअल के प्रॉब्लम आएंगे 2-4 साल बाद, सबके आएंगे। तो बहुत सारा है, तो डे टू डे। बस एक बात और बताओ, फिर जाके देवेंद्र भाई के पास चलते हैं कि भाई पहले तो भिलाई में ही सरकार थी, दुर्ग में ही सरकार थी, माननीय गृह मंत्री भी यहीं थे, मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल भी यहीं थे, तो सरकार ही यहां थी। अब तो सरकार रायपुर में है। बड़ी मुश्किल से सरकार का एक हिस्सा 1.5 साल बाद दुर्ग में आया गजेंद्र भाई के रूप में। तो अभी यहां के लोगों की कुछ सुनवाई बुनवाई वहां होती है कि बस यहीं पे अपन लोग बोलते रह जाते हैं, या वहां पे कुछ सुना उना जाता है? क्या अनुभव है प्रेम प्रकाश जी का? हमसे पूछ रहे हैं? अरे ये तो आपसे पूछने का विषय है। सरकार आपकी सुनवाई पूछ रही, देवेंद्र जी क्या बताएंगे? देवेंद्र जी तो सुनी भी जा रही होगी तो भी बना नहीं, पहले आप उनका बोले कि पहले उनकी सरकार थी, याद है? मैं तो उनकी सरकार में कितने लोगों की सुनवाई होती थी मालूम नहीं। ताम्रदास जी तो बैठे हैं, ये बेचारे लिस्ट दे करके एसपी को लिस्ट देते थे कि इन सबको अरेस्ट करो, लिस्ट पहले अनाउंस हो जाती थी, अरेस्टिंग आज तक नहीं हुई। नहीं, हमारी सरकार में हमारी पूरी सुनवाई थी, आप अपनी व्यथा कहिए। नहीं, हम लोगों को तो देखो, हम लोग तो सरकार चाहे ये रहे वो रहे, जितनी बात हम लोगों की जरूरत रहती है उतनी तो हम लोग सुना ही लेते हैं, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। अच्छा, तो फिर जाके तो फिर राज की बात बताई दो, भूपेश जी ज्यादा सुनते थे या विष्णुदेव जी ज्यादा सुन रहे हैं?
नहीं, हमारे जितनी जरूरत रहती है हम लोग तो करा ही लेते हैं, लेकिन दोनों में कोई ऐसा नहीं है। भूपेश से की सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, इनसे तो उम्मीद है। पूरी उस होती है सरकार कि नहीं? से- उस सरकार से बिल्कुल उम्मीद इसलिए, देखो शुरू में थी, लेकिन हमने देखा कि वो तो ट्रेंड ही बदल गया पूरा का पूरा, कुछ लोगों तक जाकर सरकार सीमित हो गई। और आज वो खुद भी अकेले में इस बात को सोचते होंगे कि जिन लोगों के कंधे पर हाथ रख के चले थे उन लोगों ने डुबा करके रख दिया, और वो कहाँ है। ये बार बार आप ताम्रध्वज जी की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं? नहीं, उधर नहीं कर रहा हूं तो मैं, क्या देवेंद्र जी की ओर कर रहे हो? नहीं इधर भी नहीं। वो समझ रहे हैं कि उनको कौन कौन लोग डुबा गए। ये लोग भी समझ रहे हैं। भाई प्रेम प्रकाश जी बोल रहे हैं देवेंद्र यादव जी बड़े भरोसे के साथ आपकी ओर उंगली करके कि आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा आप बताओ ना आप क्या समझ रहे हैं। मैं तो ये समझ पा रहा हूं कि बहुत अनुभवी नेताओं के होने के बावजूद पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी अपने अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ उठाने में विफल हो गई पूरी तरह। और जिस प्रदेश में इतनी संभावनाएं हैं, प्रगति की संभावनाएं हैं, लोग गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, वहां पर उनको मौका मिलने के बाद हम देखते हैं कि प्रदेश का कोई नेता ही नहीं है जो जनता की आवाज बनकर उनसे कम्युनिकेट करे। बहुत गैप हो गया है पिछले 2 सालों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को महसूस करते हैं, दबी जबान से कहते हैं, और जनता भी महसूस करती है। कोई भी विषय आता है तो उस पर निर्णय नहीं हो पाते। आप देखेंगे पिछले 2 सालों में केवल और केवल निरंतर आंदोलन में लोगों के खिलाफ एफआईआर्स दबाने का काम, और उसके बाद जो एक फ्रेश माइंड से नएपन से काम होना चाहिए था, उसकी जगह यहां के प्रदेश के किसी नेता के हाथ में कुछ ताकत ही नहीं है। दिल्ली में बैठ के कुछ अधिकारी यहां की सरकार चलाते हैं, ये बताते हैं कि 7 करोड़ का धान चूहा खा गया, फिर भी नहीं मानते, फिर बोलते हैं कि नहीं 5 करोड़ का महासमुंद में भी खा गया। तो कैसी सरकार चल रही है? हमारी सरकार में निर्णय होते थे, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक दिशा दी। आप बताइए, ये प्रदेश किसानों का है, इस प्रदेश में जो हमारे किसान भाई हैं उनकी भावनाओं को, भैया तुम्हारे यहाँ गोबर बह गया, यहाँ चूहा खा गया, बराबर हो गया ना। देखिए एक बार जोरदार तालियां प्रेम प्रकाश जी के लिए, यही प्रेम प्रकाश है। देखिए गोबर जी की बात आई तो हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो नारा आप लगाते थे गौ माता का, उसका संरक्षण करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। गोबर से भी जो प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं उस पे विचार हमने दिया। और आप ठीक है, आप बड़े हैं, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, आपसे मैं सीखता हूं, मैं बस इतना ही कहूंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में जरूर कहूंगा कि मुझे दुख है कि आप जो बात समझ पा रहे हैं हिमांशु भैया कि यही है प्रेम प्रकाश भैया, ये बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही कि यही है प्रेम प्रकाश भैया। इनके अनुभव का लाभ लीजिए, कुछ अच्छी दिशा बनेगी। अच्छा ये बताओ, ये भाजपा अपने नेताओं को नहीं समझ पाती या कांग्रेस अपने नेताओं को ज्यादा नहीं समझ पाती? देखिए राजनीति में तो ये चलेगा, जो जहां है वहां पर थोड़ा संतोष असंतोष रहेगा। लेकिन अगर प्रदेश की जनता की बात करूं, प्रदेश की जनता की भलाई की बात करूं, तो वाकई जो देखते हैं हम लोग, हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं यहां पर, हम देखते हैं हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री जी कुछ कहते हैं, हमारे दुर्ग के एकलौते जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सरकार के, वो कुछ कहते हैं, जम्बूरी जम्बूरी जम्बूरी। क्या जम्बूरी? समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे भाई, किसी की वरिष्ठता का तो सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितना सम्मान होना चाहिए? जैसा सम्मान टीएस सिंहदेव जी का था, जैसा सम्मान ताम्रध्वज जी का था,
मतलब उनका सम्मान आज भी है, पूरा है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अपने समय में जो पुलिसिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, बहुत सारे काम किए। छुट्टी की बात कही, अब देखो वो सारी इस सरकार में आके बंद हो गई। हम लोग तो कम्युनिकेट करते थे, यहां कम्युनिकेशन नहीं है, यहां ऑर्डर है कि ये बोल रहे हैं इसको मान जाओ, नहीं तो जेल जाओ, बस इतना सही है खेल। अच्छा, तो आप ये बताओ कि इन 2 साल में इस बात का कितना चंबा है? आपके यहां तो शपथ हुई, शपथ के दूसरे महीने से ही ढाई साल चलता रहा। यहां 2 साल बाद भी खामोशी सी, ये खामोशी कितनी परेशान करती है देवेंद्र यादव जी को? देखिए, हम लोग की पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है जी। हमें अपने विचार हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। क्या है, एक मिनट, मतलब इनकी इतनी लोकतांत्रिक है कि मल्लिकार्जुन जी खड़गे कहते हैं कि हाईकमान से पूछना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र तो देखते हैं, एक ही व्यक्ति जाता है इलेक्शन लड़ने, दूसरा नहीं रहता उसमें, सिंगल एक ही आदमी तय होता है कि यही चुनाव लड़ेगा। हम लोग तो कम से कम लड़ा लेते हैं, हम लोग तो कम से कम बोलने की आजादी देते हैं। मुझे ये देखिए, चीख कर कोई ना सुने तब भी आदमी को असंतोष होता है कि चलो मैंने बोला तो, लेकिन जहां पर बोलने का ही अधिकार ना हो वहां मन में कुढ़ता है आदमी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जब ये लोग कुंठित हैं, उस अवस्था में इस तरीके से छाए हुए हैं, क्या कहते हो देवेंद्र भाई? इनसे सीखने की जरूरत है, इनको सिखाने की जरूरत है। देखिए, इनसे सीखने की भी जरूरत है और इनको सिखाने की भी जरूरत है। राजनीति में किसी एक पक्ष से आप परिणाम नहीं ला सकते, कुछ कमियां हम में भी होगी जिसके कारण हम तो अभी कहीं तो पीछे दुर्ग होंगे। के संदर्भ में कमियों पे बताओ, ऐसा क्या 2 साल के अंतर्गत हुआ कि 5 साल से ये काम चल रहा था, देखो यहां धकाधक क्या मस्त काम चल रहा था देवेंद्र भाई, वो 2 साल में बिल्कुल ग्रहण लग गया है। या आप भी मानते हो 5 साल में बातें थी, काम कम से कम अब शुरू हो गया है? मैं आपको स्पष्ट करता हूं जी। जैसे बात आई कि हमने जो जनता को वादे किए, हम उन वादों को पूरे कर रहे हैं। अब आप बताइए, एक जन घोषणा पत्र जो था भारतीय जनता पार्टी का, मैंने भी पढ़ा है, उसमें लिखा था 1 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएगी और उसका कब चरणबद्ध दी जाएगी और उसका पूरा रोड मैप जनता के सामने रखा जाएगा। 2 साल हो गया भाई, कितनी हजार नौकरियां मिल गई, कितने लोगों को मौका मिल गया, क्या योजना आ गई। इन्होंने किसानों की बात कही, जो हमने एक रास्ता दिखाया कि आपको छत्तीसगढ़ के किसानों का हित स्वीकार करना होगा, उसको ही मजबूरी में इनको मानना पड़ा। उसमें भी किसानों को जो टोकन मिलना चाहिए, जो धान का संरक्षण होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होती। वनोपज की खरीदी के मामले में जहां हम बहुत आगे थे, आज उसमें फिर पीछे हो रहे हैं। आप देखिए, जो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे क्राइम रेट, चाकूबाजी की रोज किस्से आपको पेपरों में दिखेंगे, आप ही के पेपर में सबसे ज्यादा हम पढ़ते भी रहते हैं। अच्छा, एक बार बताओ देवेंद्र भाई, आपका भिलाई से मन भर गया क्या? भाई इसलिए पूछ रहा हूं, मैं जिला संवाद कर रहा हूं, बात प्रदेश की कर रहे हो, समय वैसे भी देश के स्तर पर बहुत देते हो, थोड़ा भिलाई दुर्ग के विषय में तो बताओ, यहां पर क्या दिक्कत है, क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा था अब नहीं चल रहा है, थोड़ा यहाँ के विषय में बताओ ना। बाकी रायपुर बुलाऊंगा आपको, तब प्रदेश की भी बात करूंगा। जरूर, प्रदेश पे भी बात करेंगे, देश पे भी बात करेंगे। भिलाई पे मैं इसलिए नहीं बहुत ज्यादा बोल पा रहा था क्योंकि हमारे आदरणीय वरिष्ठ प्रेम प्रकाश भैया ने बोल दिया था, तो मैं बोला कि सीनियर है, इसके बाद बहुत ज्यादा बात काटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप पूछ लेते तो मैं बोलूंगा। भिलाई में हम लोगों ने पिछले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम किया जी। आप देखेंगे, भिलाई टाउनशिप की बात करें तो यहाँ का बहुत पुराना मामला था लीज की रजिस्ट्री होना, वो हमारी सरकार में शुरुआत हुई। हमने टाउनशिप पे डेवलपमेंट काम किए, हमने महिलाओं के उत्थान के लिए विमेन्स फैक्ट्री की योजना लाई, उसका काम शुरू हुआ। इस तरीके से स्पोर्ट्स में हमने ग्राउंड्स, बैडमिंटन कोर्ट्स और जितने भी हम जो शहरीकरण की बात की जाती है उस पे हम हर एक विषय पे काम किए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये
आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बता दें कि 2 सालों में कौन सा नया काम का भूमि पूजन करके इन्होंने लोकार्पण कर दिया। एक काम नहीं बता पाएंगे, ना भिलाई नगर निगम में बता पाएंगे, ना रिसाली में बता पाएंगे, ना दुर्ग में बता पाएंगे। हम जो काम किए हैं उसके भी फीते इसलिए नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि उसको भी रुकवा दे के रखे हैं कि भाई महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे समय का था। तो ये दोषपूर्वक काम करने से या कुछ हमने अच्छा किया उसको रुकवाने से मुझे नहीं लगता जनता का लाभ होता है। हमको देवेंद्र स्वीकार यादव करके आगे बढ़ना चाहिए। देवेंद्र यादव जैसा जुझारू विधायक भिलाई से है, वो 2 साल में लोकार्पण तो दूर की बात, कोई भूमि पूजन तक नहीं हुआ। अगला चुनाव लड़ोगे कैसे देवेंद्र यादव जी? ये जो बात है ये जनता देखती है। जनता ये महसूस करती है कि जब हमारा शासन था तो उनको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं या उनकी बातों का कितना अनुसरण प्रशासन करता था, और आज के समय जो सरकार है उसमें उनकी कितनी सुनवाई है। और आप इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जो दुर्ग जिले के साथ, पूरे दुर्ग जिले के साथ जो दुर्व्यवहार वर्तमान सरकार कर रही है, भले मंत्री बनाने में ही 1.5 साल लगा दिए, ये भी एक दुर्व्यवहार ही है। और जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्क होना चाहिए उस पे जो नॉन सीरियसनेस है सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी 2028 में। भारतीय जनता पार्टी के डूबने की आशंका जता रहे हैं भाई देवेंद्र यादव। तो ताम्रध्वज साहू जी, आपको अपने लिए क्या उम्मीद दिख रही है? 2018 में लोग बोलते हैं थाली पहले तो आपके पास ही आई थी, फिर अचानक निकल गई। तो अभी भी थाली की कोई उम्मीद है या चमत्कारिक नेतृत्व के प्रताप में ही रहेंगे? देखिए, मैं कभी महत्वाकांक्षा पालता नहीं। पार्टी का जो निर्देश होता है उसके अनुसार काम करता हूं। 98 में भी मैं कभी टिकट मांगा नहीं। लोग जानते हैं कि उस समय मेरा पैर फ्रैक्चर था, घर में था, लेकिन मुझे आदेश कहा गया कि आप जाओ फार्म भरो, चुनाव लड़ो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दुर्ग का रहने वाला, गांव है नजदीक, और 6 तारीख 98 के इलेक्शन में फार्म भरने का 6 तारीख लास्ट डेट था और मुझे 5 तारीख की रात में कहा गया कि कल आपको फार्म भरना है, और ये भी कहा गया कि आपको धमधा से भरना है। मैं धमधा कभी गया नहीं था। रात को 12 बजे धमधा जाके 2 प्रस्तावक ढूंढा और फार्म भरा और चुनाव जीता हूं। तो पार्टी जो निर्देश देती है वो मैं करता हूं। उसके बाद परिसीमन हो गया, बेमेतरा जाओ तो बेमेतरा चला गया, वहां जीत गया। सांसद के लिए लड़ने कहा गया तो वो भी लड़ा, ग्रामीण लड़ने के लिए बोला तो वो भी लड़ लिया। नहीं तो, ये बताओ आपके साथ ये साजिश कौन करता है? जहां आप कुछ नहीं होते हो वहां पर भी भेज देते हैं, या पार्टी में है कौन जो ताम्रध्वज साहू जी के खिलाफ ऐसी साजिशें करता रहता है? ये ठीक है कि आप अपने प्रताप से जीत जाते हो, पर ये साजिश कौन करता है? मेरे साथ साजिश नहीं करते, वो जानते हैं ये कहीं भी जीत जाएगा, ये महत्ता को जानते हैं इसलिए भेजते हैं। तो जब हमने इस महत्व के आधार पर आपसे पूछा कि अगली बार के लिए क्या उम्मीद देखते हो, तो आप हमें मना करने लगे। तो मैं तो बता रहा हूं ना, पार्टी जो निर्देश देगी काम करूंगा। तो क्या उम्मीद कर दो पार्टी अब निर्देश देगी कि नहीं देगी? जिस लायक आपको 2018 में पार्टी महसूस हर कार्यकर्ता 2028 में भी पार्टी उस लायक समझेगी कि नहीं? 28 में पार्टी जो लायक समझेगी मुझको, जी, विधायक के लायक, सांसद के लायक और कुछ लायक, तो जो लायक मुझको समझेगी वो आदेश देगी, मैं करूंगा। तो अभी हथियार रखने का कोई इरादा नहीं? पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा। तो अब ये बताओ कि पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं ताम्रध्वज जी? क्या बहुत उज्जवल है। आप बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज भी हैं, CWC के मेंबर रहे, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अभी भी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आप। जानना यह है, एक तरफ 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरफ 45 साल के नितिन नवीन। जितनी खड़गे जी की राजनीति की उम्र है उससे भी कम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र। ताम्रध्वज साहू जैसा मंझा हुआ राजनेता इस मुकाबले को कैसे देखता है? जितना ज्यादा अनुभव है और अनुभवी व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी गई तो उससे अच्छा नेतृत्व दिखेगा और अच्छा काम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये आपकी देवेंद्र यादव जी का जितना ज्यादा उम्र है
उतना ज्यादा उसका उनका अनुभव है और उनके आधार पर हम काम पार्टी में चलने से हमारी पार्टी मजबूत होकर आगे बढ़ती जा रही ये है। आपकी देवेंद्र यादव जी को सलाह है? सबको सलाह है, पांडे जी को भी सलाह है। मतलब पांडे जी की आप उम्मीद जगा रहे हैं? देखिए, आप लोग कुछ भी समझो, जिस रेशियो में बीजेपी चलती है जी 20-30 साल बाद वो कांग्रेसियों के हाथ में रहेगा। जी मैं विश्लेषण कर देता हूं। अभी कांग्रेस से मिला के वो लोग टिकट देते हैं बीजेपी वाले, तो अधिकांश इनके विधायक, सांसद, मंत्री तो कांग्रेसी हैं। तो जिस रेशियो में कांग्रेसियों को बीजेपी बना रहे हैं, 20-30 साल बाद में अब वहां बीजेपी बचेगा ही नहीं, कांग्रेसी लोग ही बीजेपी में रहेंगे। माने कांग्रेस भी हमारा, बीजेपी भी हमारा। तो आपका अभी कांग्रेस के कौन कौन से नेता हैं जिन्हें भाजपा में जाने की सलाह दोगे? बहुत लोग हैं, मैं नाम गिन के बता दूंगा, काफी लोग। जी अभी एक बार जोरदार तालियां ताम्रध्वज साहू जी के लिए। आने वाले 20-30 साल तक साहू जी उम्र में, अनुभव में भी है बड़े। मतलब ये बीजेपी के बारे में जो इनका प्रेडिक्शन है, ये धीरे धीरे सारे कांग्रेस वाले बीजेपी में अपने आप समाहित हो जाएंगे, जी कुछ मोदी जी के नेतृत्व में, कुछ विचार से। जी तो कुल मिलाकर भाजपा में कांग्रेसियों की बेहतर संभावना है, ताम्रध्वज साहू जी देख रहे हैं। तो देवेंद्र यादव जी, ताम्रध्वज जी जैसा वरिष्ठ, वो वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ बड़े मंच से यह बता रहा है कि भाजपा में कांग्रेसियों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। क्या कहते हो देवेंद्र जी? वो ये इस सलाह पर ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? पूरे लोग कांग्रेस में वापस आएंगे, भाजपा के लोग भी कांग्रेस में ही आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो रुचि से, मैंने जिस कहा रुचि कि से, भाजपा भी हमारी होगी, मतलब वो ये कांग्रेस कह की रहे हैं, होगी। वो कह रहे हैं जिस रुचि से देश की जनता ने, भाजपा के लोग सब कांग्रेसी हो जाएंगे। मैं स्पष्ट करता हूं, जिस रुचि से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया, लगातार शक्ति दी, एक इंजन के बाद डबल इंजन दे दिया और छत्तीसगढ़ की जनता से इन्होंने तीसरा इंजन भी खींच लिया जबरदस्ती। तो 3 इंजन लगा के भी ये बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, आगे होगा 2047 देखो। तो ये जनता जागरूक जनता है भारत की, कोई 2047 तक बेवकूफ नहीं बनने वाला। जितना बनाना था जुमला वो हो गया। ये तो ऐसी पार्टी है जो मंच पर खड़े होके बोलती है कि हम 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में देंगे, चुनाव खत्म होता है बोलती है वो तो चुनावी जुमला चलो है। हम 2047 की बात बाद में करेंगे। ये बताओ 2028 में हम देवेंद्र यादव को क्या देखेंगे? भिलाई में देखेंगे या बिलासपुर में देखेंगे? 2028 में, 28 में बोल रहे हैं ना, 28 में इलेक्शन होंगे क्या ये आप बता दें मुझे। तो बोल रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है। हम तो 2028 के संदर्भ में एक जिज्ञासा भरा सवाल है, तो आप क्या साल के अनुसार तय करेंगे कि भिलाई दिखूंगा या बिलासपुर दिखूंगा? नहीं नहीं, इसमें बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से भी स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरी रुचि मानेंगे तो मेरी रुचि बता देता हूं और पार्टी का निर्णय अलग होता है। मेरी रुचि, भिलाई ने मुझे पहचान दी, भिलाई ने मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का देश में मौका दिया। मैं भिलाई का हूं और भिलाई का ही विधानसभा से हमेशा जीवन भर मेरी रुचि रहेगी चुनाव लड़ने की। बहुत स्पष्ट बात है इसमें। तो कुल मिलाकर भिलाई के प्रति अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं देवेंद्र यादव जी। एक बार बाकी- जोरदार तालियां देवेंद्र यादव जी की स्पष्टता के लिए। और आखिरी भैया टिप्पणी भैया मुझे भैया प्रेम है। मुझे ये कंप्लीट करने हाँ, दीजिए। तो करिए ना। बाकी जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुझे बिलासपुर पर लड़ाया। पार्टी भविष्य में लोकसभा के लिए अगर मुझे उपयुक्त समझेगी नहीं समझेगी वो समय बताएगा, और जो तय करेगी, जैसा तय करेगी, मैं उस दिशा में आगे बढ़ूंगा। कुल मिला के पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता बने रहना चाहते हैं देवेंद्र यादव, और हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको दूसरे नजरिए से देखती है, एक पार्टी के अनुसार रहना चाहता है। प्रेम प्रकाश जी के संदर्भ में लोग कहते हैं कि वो पार्टी को अपने अनुसार चाहते हैं। क्या कहते हो प्रेम प्रकाश जी इस विरोधी ध्रुव के संदर्भ में? ये आपको ही कोई बोला होगा। हम लोग तो अभी तक पार्टी के अनुसार ही चले हैं, और हमारी पार्टी जितनी लोकतांत्रिक है इन सबको नहीं मालूम। अभी बातें जरूर कर रहे हैं कि चुनाव का, इन्होंने कहा हम लोगों के मध्य प्रदेश में भी चुनाव होते थे
और शिवराज सिंह चौहान विक्रम वर्मा जी के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव हारे। उसके बाद उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय। यहां शशि थरूर टाइप नहीं हो जाता है कि खाली फार्म भरे तो बेचारे को विदेश तक जाने का रोक, अभी केरल में नाम तक नहीं ले रहे। तो ऐसा लोकतांत्रिक नहीं है। उसके लिए तो थोड़ी है। हमें एक आखिरी टिप्पणी चाहिए थी प्रेम प्रकाश जी की। तामध्वज जी ने तो बता दिया कि अभी हथियार नहीं रखे। पांडे जी का क्या मन है? देखो, हम लोग तो पार्टी के निर्देश पे चलने वाले लोग हैं, और जहां तक हथियार रखने का है, राजनीति में कौन हथियार रखता है? हथियार लेके चलते हैं। और अभी तो ताम्रध्वज जी नहीं रख रहे हैं, तो वो तो हमसे बड़े हैं जी। तो कुल मिला के हमारे साथ में 3 महारथी अभी भी रथ पर सवार रहने के लिए लालायत हैं। दुर्ग की सियासत के 3 बड़े किरदार हमारे साथ मन खोलकर बात किए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों मेहमानों के लिए। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं सोनल जी से आग्रह करूंगा। और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।